एक्सरसाइज 10.4 बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर दो इक्वल कोर्स हैं ए बी एंड सी डी। ठीक है, इफ टू इक्वल कोर्स of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord। मीन्स आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर दो इक्वल कोड हैं ए बी और सी डी, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर पॉइंट ई पर। अब आपसे कह रहा है कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और सेंटर को ज्वाइन करो तो जो लाइन आएगी आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को जो मैंने मान लिया सेंटर ओ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है आपके पास लाइन एल, वो कोड के साथ इक्वल एंगल बना रही है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका इस कोड के साथ ए बी के साथ, और ये वाला एंगल हो गया आपका इसके कोड सी डी के साथ। ये दोनों मुझे इक्वल शो करने हैं। अब बात आती है कि सर ये लाइन तो कोड के साथ ये वाला भी एंगल बना रही है, ये वाला भी। तो जब आप 11th क्लास में आएंगे तब आप एक चीज पढ़ेंगे कि जब भी हम दो लाइन के बीच एंगल लेते हैं ना तो उनका एक्यूट एंगल लेते हैं। सपोज करो इस तरह से आपके पास ये दो लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला भी दोनों लाइनों के बीच में एंगल बना है और ये वाला भी इन दोनों लाइनों के बीच में ही बना एंगल है, लेकिन हम एक्यूट एंगल ही देते हैं जब भी दो लाइनों के बीच का एंगल लेना होता है। ये आप 11th क्लास में सीखेंगे कि एक्यूट क्यों लेते हैं, इसका रीजन। तो यहाँ पे दोनों एक्यूट एंगल है, इनको हमें इक्वल शो करना है कि ये एक्यूट एंगल्स इक्वल है। ठीक है, आप देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ये आपका ए बी सी डी ई ओ हो गया, इसको हम बोल देते हैं एफ एंड जी। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे। क्या कंस्ट्रक्शन किया कि सेंटर से दोनों कोर्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जो कि कोर्ट को एफ और पॉइंट जी पे मीट करते हैं। अब देखो मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ओ ई एफ एंड ट्राइंगल ओ ई जी। अगर इन दोनों ट्राइंगलों को मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं तो सीपी सीटी से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट शो कर दूं तो ये मेरा सीपी सीटी से आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है इनको कॉन्ग्रेंट कैसे करें। मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो मैं आरएचएस रूल करूंगा यूज। यहाँ पे देखो ये हाइपोटेन्यूज तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, एंड ओ जी इक्वल टू ओ एफ। अब बात आती है कि ये OG और OF क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इक्वल कोड्स आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर सर्कल के अंदर दो कोड हैं तो उनकी सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था कि कोड AB और CD जो है वो आपस में इक्वल है, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होंगी। तो आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए और सीपी-सीटी से हमारे दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन क्वेश्चन समझ में आना ये इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी है इसका सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन क्या है ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है। हमें किसका एंगल शो करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन का, जो कोड के साथ इक्वल एंगल, कोड के साथ जो एंगल बना रही है उनको इक्वल शो करना है। सीपी सीटी से इक्वल हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आरएचएस से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। जैसे एक ये सर्कल है अंदर जो छोटा है, एक सर्कल जो बाहर है, दोनों का सेंटर सेम है, सेंटर ओ, तो इन सर्कल को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है। अब एक लाइन है, ये वाली लाइन इन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। बड़े वाले सर्कल को पॉइंट ए और डी पे, छोटे को बी और सी पे। ठीक है। मुझे क्या शो करना है? मुझे शो करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सिंपल है, क्वेश्चन हमें क्लियर है। अब क्या करेंगे? मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें भी सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया। ए बी सी डी हो गया आपका, ये सपोज करो ई पे आ गया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है। अगर परपेंडिकुलर डाला है तो आप देखो बड़े वाले सर्कल को देखो, आप केवल पहले बड़े सर्कल को देखते हैं। उसकी कोड है आपकी ए डी, ये पूरी कोड है बड़े सर्कल की। इसमें मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। और हमने पहले थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा ए ई इज इक्वल्स टू ई डी, इक्वेशन 1 बड़े सर्कल के लिए। अब छोटे सर्कल को यूज करते हैं। छोटे सर्कल की कोड है बी सी, इस पे भी मैंने परपेंडिकुलर डाला है। तो यहाँ से क्या होगा? बी ई इज इक्वल टू ई सी, इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस 2 करता हूं तो क्या होगा मेरा? ए ई माइनस बी ई डी माइनस ई सी, दोनों को माइनस कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को। यहाँ पे देखो ए ई माइनस बी ई, ये आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ए ई है, इसमें से मैंने बी ई को माइनस कर रहा हूँ। तो क्या बचेगा मेरा? ए बी, ए से लेके ई तक ये पूरी है आपकी बेटा यहाँ तक। इसमें से मैंने ये वाला पार्ट माइनस कर रहा हूँ, तो कौन सा बचेगा आपका? ए बी। ऐसे यहाँ पे देखो ई डी, ई डी में से मैं पूरा क्या माइनस कर रहा हूँ? ई सी, तो क्या बचेगा मेरा? सी डी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए बी इक्वल्स टू मेरा आ गया सी डी। ये ही मुझे प्रूव करना था। परपेंडिकुलर थ्योरम को यूज करना है इसमें, जो हम कोड पे डालते हैं, और ये हमारा बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा जो हमें करना है। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, काफी बार एग्जाम में आते भी हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल of radius 5 meter drawn in a park. Resma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Resma and Mandeep? देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका? एक सर्कुलर पार्क है 5 मीटर रेडियस का, एक सर्कुलर पार्क है 5 मीटर रेडियस का। इसकी बाउंड्री पे 3 फ्रेंड बैठे हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, और वो एक गेम खेल रहे हैं एक दूसरे को बॉल थ्रो करके। रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। सलमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है।
हमें रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। मैंने R4 रेशमा, S4 सलमा और M4 मनदीप ये डिनोट कर रहे हैं। सर्कल का सेंटर मान लिया है O, तो ये रेडियस क्या होगी 5 मीटर। 5 मीटर का ये हमारा सर्कुलर पार्क है। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? एक 5 मीटर रेडियस का सर्कुलर पार्क है जिसकी बाउंड्री पे तीन फ्रेंड बैठ के गेम प्ले कर रहे हैं। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच की भी 6 मीटर है। हमें रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर पढ़े थे चैप्टर 8 में, वहां पे हमने एक पढ़ा था काइट। एक क्वाड्रेटर होता है काइट। काइट की क्या डेफिनेशन होती है? इसमें एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं, ठीक है, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटर आर इक्वल, दिस क्वाड्रेटर इज कॉल्ड काइट। जिसमें एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, उसको हम काइट बोलते हैं। ठीक है। या आप काइट को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा। काइट कैसे बनेगा? सपोज करो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पेपर है मेरे पास, रेक्टेंगुलर शीट है एक। मैंने उसको ये एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड कर दिया। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो कैसी फिगर आएगी मेरी? काइट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जब मैं इसको फोल्ड कर दूंगा इस लाइन के अबाउट तो मेरा इस तरह से फिगर आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, कोई दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ उसमें अनइक्वल लेंथ के, ये। ठीक है। इसको आप घर पे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, काइट को बना सकते हो खुद से। काइट की शेप कैसे करोगे? एक रेक्टेंगुलर पेपर लोगे, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे, उस लाइन के अबाउट उसको फोल्ड कर लोगे पेपर को। फोल्ड करने के बाद उसमें ऐसे दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे पेंसिल से या पेन से। अब इसको यहाँ से आप ऐसे कट कर दोगे। ये जो आपके दो ट्रायंगल हैं इनको हटा दो यहाँ से। ठीक है। इन दोनों रेक्टेंगल को हटा दो आप, और इसको यहाँ से जब आप ऐसे ओपन करोगे, इसको फोल्ड करोगे, तो आपकी ऐसी फिगर आएगी। ये यहाँ पे डबल पेपर होगा। जब आप इसको ऐसे हटा के ओपन करोगे, ओपन करके यहाँ पे रखोगे, तो ये आपकी काइट बनेगी। इसके अंदर एडजस्ट साइड इक्वल होंगे। घर पे ही आप एक्टिविटी करोगे, आज सभी कर सकते हैं, बहुत इजी एक्टिविटी है। रेक्टेंगल पेपर लेना है, उसको बीच में से एक लाइन के अबाउट फोल्ड करना है, फिर उसमें दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं अनइक्वल लेंथ के, ये ध्यान रखना है। और वहां पे दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ऊपर नीचे, उनको हटा देना है, कट कर देना है। सीधे से आप कट कर दोगे, फिर उसको जब आप ओपन करोगे तो आपका काइट बनेगा। ठीक है। तो काइट के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमें क्या करना है, काइट के डायगोनल की प्रॉपर्टी पढ़नी है। बेटा काइट के जो डायगोनल होते हैं उनमें दो प्रॉपर्टी होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। काइट के जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। ठीक है, दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट नहीं होते, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। जैसे रोम्बस के डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट बोलते हैं हम, कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, मतलब दोनों डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। यहाँ पे काइट के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होते। इस प्रॉपर्टी का यूज हमारा इस क्वेश्चन में होगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। हम आगे प्रोसीड करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक आपको सभी को फिगर समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, ओ को एस से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सेंटर को एस से, तो ये भी क्या होगी 5 मीटर होगी, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, ए नाम दे देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ए पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा? ट्राइंगल ओ आर एस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो कि पॉइंट ए पे मीट करता है। अब देखो ये दो ट्राइंगल है और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, रीजन आरएचएस रूल से। यहाँ पे देखो ये हाइपोटेनस 5 मीटर रेडियस है, ये भी हाइपोटेनस 5 मीटर है, और ये वाली साइड कॉमन। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग, और सीपी सीटी से आर ए इक्वल टू ए एस होगा।
आर ए इक्वल्स टू ए एस, ठीक है, और वो कितना होगा 3 मीटर। ये दोनों आपकी इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये जब सीपीसीटी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये पूरी आर एस आपकी 6 मीटर है, तो आर ए और ए एस आपकी कितनी हो जाएंगी 3 मीटर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? मैंने ओ को एस से ज्वाइन किया और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और कुछ नहीं करा है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और सीपीसीटी से ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। अब आप एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। ओ आर एस ट्रायंगल का मैं एरिया फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या होगा आपका आर एस एंड हाइट क्या होगी ओ ए। आर एस आपकी 6 मीटर है और ओ ए आपकी कितनी है, हाँ ओ ए आपके पास नहीं है अभी, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, ओ ए की लेंथ नहीं है, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये आपकी 3 मीटर हो गई, ये 5 मीटर है। तो ट्रायंगल ओ ए आर में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो देखो ये मेरे पास 5 मीटर है, ये 3 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है लगानी। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, तो ये 25 हो गया, ये 9 हो गया ओ ए स्क्वायर। 25 माइनस 9 करेंगे हम 16 और स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 4। तो ओ ए मेरी आ गई 4 मीटर। तो यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा, 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, तो 12 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया, ठीक है। एक बार और समझते हैं मैंने क्या किया। यहाँ पे ओ को एस से ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आरएचएस रूल, एंड आर ए इक्वल्स टू ए एस हो गया बाय सीपीसीटी। राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए आर में मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, चाहे आप ओ ए एस में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ओ ए की लेंथ फाइंड कर दी है जो कि आपकी 4 आई। उसके बाद मैंने ट्रायंगल ओ आर एस का एरिया फाइंड करा जो कि मेरा 12 मीटर स्क्वायर आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट से, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आपके पास एक क्वाड्रेटर है, क्वाड्रेटर ओ आर एस एम। ये क्वाड्रेटर क्या काइट है, ओ आर एस एम। देखो ये दोनों आपकी एडजेसेंट साइड है, 5 मीटर रेडियस है, आपस में इक्वल है। ये दोनों आपकी एडजेसेंट साइड है, दोनों की कितनी लेंथ है 6 मीटर और 6 मीटर, तो बोथ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ये क्वाड्रेटर क्या होगा मेरा काइट होगा। अब ये काइट है तो आप देखो ओ एस एंड आर एम क्या होंगे, इसके डायगोनल्स होंगे और दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे 90 एंगल होगा, ठीक है। अब बात आती है कि दोनों डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं और वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, तो यहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला डायगोनल ही बाइसेक्ट हुआ, एक डायगोनल दूसरे को करता है, लेकिन हमें कैसे कंफर्म हुआ? देखो वो भी हम कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो क्लियर है। तो ये दोनों ट्रायंगल देखो आप, छोटे वाले ट्रायंगल अंदर जो है दिखाई दे रहे हैं बेटे सभी को, कौन से ट्रायंगल ओ आर, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं क्या, बी बोल देते हैं, ओ आर बी एंड ओ बी एम। दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये आपके आरएचएस रूल से हाइपोटेनस हो गया 5 मीटर और ये वाली साइड कॉमन छोटी सी, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपीसीटी से आर बी इक्वल्स टू हो गया बी एम, यानी कि ये वाला डायगोनल ही आपका बाइसेक्ट हो रहा है। तो एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं आर बी की डिस्टेंस फाइंड कर लूं तो आर एम की कर सकता हूं उसका ट्वाइस करके, क्योंकि ये यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो आर बी को हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं दोबारा से ओ आर एस का एरिया फाइंड करता हूँ। एरिया ऑफ ओ आर एस इज इक्वल टू हाफ, इस बार मैं बेस ले रहा हूँ ओ एस बेस ले रहा हूँ, और हाइट क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, तो आर बी क्या होगी हाइट आर बी, ठीक है। एरिया में पहले ही फाइंड कर चुका हूँ इक्वेशन फर्स्ट में 12, तो यहाँ पे मैं 12 पुट करूंगा। हाफ ओ एस क्या है आपका, ओ एस आपका 5 मीटर रेडियस, और आर बी आपको फाइंड करना है। इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 24/5 इक्वल्स टू आर एम, ठीक है। तो आर एम आपके पास आ गई 24/m, 24/5 आपको फाइंड करनी है आर, ये आपकी आर एम नहीं आर बी फाइंड आई, आर बी
हमें आरएम फाइंड करनी है। आरएम क्या है? ट्वाइस ऑफ आर बी। तो 2 × 24/5 9.6 डिवाइड करेंगे इसको तो आपकी आरएम कितनी आ जाएगी बेटा? आरएम आपकी आ गई 9.6 मीटर। और ये डिस्टेंस ही हमें बतानी है। आरएम मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपका क्वेश्चन था, आपके पास एक सर्कुलर पार्क है 5 मीटर रेडियस का। इसकी बाउंड्री पे 3 फ्रेंड बैठ के गेम प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा, सलमा एंड सलमा मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है। हमें रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर को एस से ज्वाइन किया, आर से किया और एम से। सेंटर को तीनों से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इस परपेंडिकुलर ने दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है आरएचएस रूल से, और ये सीपीसीटी से इक्वल हो गया। सबसे पहले मैंने ओआरएस का एरिया फाइंड करा, हाफ बेस इनटू हाइट। ये हाइट मैंने फाइंड कर दी यहाँ पे पाइथागोरस लगा के। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखा, ये जो आपका क्वाड्रेटर है ओ एम एस आर, ये आपका साइड है क्योंकि इसकी एडजस्ट साइड इक्वल है। तो यहाँ से फिर मैंने इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर करते हैं, परपेंडिकुलरली मीट करते हैं डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। तो यहाँ पे जब ये परपेंडिकुलर, ये भी आरएचएस रूल लग गया, यहाँ पे भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि जो डायगोनल आरएम है ये बाइसेक्ट हो रहा होगा। फिर दोबारा से ओआरएस का एरिया फाइंड किया, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर लिया आरबी और बेस लिया ओएस। यहाँ से मैंने आरबी फाइंड कर लिया क्योंकि एरिया हमने पहले निकाल लिया था। किसी भी मेथड से ट्रायंगल का एरिया निकालें, लेकिन सेम ट्रायंगल अगर एक ही ट्रायंगल, तो उसका एरिया तो सेम ही आएगा, चाहे हम कोई किसी भी मेथड को यूज करें। और यहाँ से मैंने आरबी की वैल्यू फाइंड कर दी। आरएम क्या होगा? आरबी का ट्वाइस होगा क्योंकि बी इसका मिड पॉइंट आरएम का, और इसका ट्वाइस किया तो मेरी आरएम फाइंड हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? आपका 20 मीटर का एक सर्कुलर पार्क है। क्वेश्चन 5 की तरह ही है, 20 मीटर का एक सर्कुलर पार्क है और इसकी सरकमफ्रेंस पे 3 फ्रेंड अंकुर, शहद और डेविड बैठे हैं, और उन सभी के पास टॉय टेलीफोन है। ठीक है, अंकुर, शहद और डेविड तीनों बैठे हैं, तीनों के पास टॉय टेलीफोन है। और जो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है टॉय की, वो तीनों की इक्वल है। हमें वो लेंथ ही बतानी है। ये जो टॉय में स्ट्रिंग लगी हुई है, जो धागा लगा हुआ है, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है और तीनों की इक्वल है। तो मैंने ए से अंकुर को किया, एस से शायद और डी से डेविड को, तीनों को ज्वाइन कर दिया। तीनों की स्ट्रिंग इक्वल है, यानी कि क्या है? बेसिकली एक इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया है, वो इसका सेंटर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ए से परपेंडिकुलर डाल दिया है, बी बोल देता हूँ इसको। ठीक है, अब बात एक ये आती है कि यहाँ पे क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, ये सेंटर से ही होके जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हम किसी कोड पे, सर्कल के अंदर किसी कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो सेंटर से ही पास करके जाता है। ठीक है, या सेंटर से अगर हम कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कोड को बाइसेक्ट करती है, तो वो कहाँ से होके जाती है? सेंटर से ही पास करके जाती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम। ओ को एस से ज्वाइन कर लेते हैं,
ओ ए आपकी रेडियस है, यानी कि 20 मीटर इसकी रेडियस है। ओ एस भी आपकी 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है ए एस डी इक्विलेटर ट्राइंगल है। और यहाँ पे देखो ये आपके दोनों 90 एंगल हैं, तो आरएचएस रूल से हाइपोटेनस इक्वल होंगे इनके, और ये साइड कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसकी जो साइड है वो मैं 2a मान लेता हूँ, इक्विलेटर ट्राइंगल की 2a। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके, तो सीपी से इक्वल होगा। अगर ये पूरी लेंथ 2a है तो ये आपकी a और ये वाली भी आपकी क्या होगी, a ही होगी। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल ABS। तो यहाँ पे होगा आपका 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये आपका होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, 3a स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारा AB कितना आ जाएगा, √3a। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और √3 का √3। तो AB मेरा AB की वैल्यू कितनी आ गई, √3a। इस बार में जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है, इनर ट्राइंगल OBS को यूज करता हूं, तो यहाँ पे होगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर BS स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, 20 स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये जो OB है, इस OB को मैं लिख सकता हूँ AB माइनस OA का स्क्वायर। ठीक है, देखो AB माइनस OA करूंगा तो OB आएगा, ये 400 हो गया। a स्क्वायर, AB की वैल्यू मैंने अभी निकाली है √3a, एंड OA क्या आपकी 20। इसको a माइनस b का होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया 400a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 400 40 √3a। 400 से 400 कैंसिल हो गया बेटा, ये आपका 4a स्क्वायर, ये इधर चला गया 40 √3a एंड 4a स्क्वायर। यहाँ पे a से एक पावर कैंसिल होगी, 4 से इसको हमने काट दिया, 4 10 40, तो a की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर। लेकिन हमें स्ट्रिंग की बतानी है जो कि हमने 2a एज्यूम करी थी। तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी आपकी, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर इज इक्वल टू 2a, एंड a की वैल्यू है आपकी 10√3 यानी कि 20√3 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है।